तो हम आज चर्चा कर रहे हैं कि मौलाना साद, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमात का मुखिया कहता है, मौलाना साद नहीं, मैं फिर कहूंगा कोरोना फैलाने वाला मौलाना, और उसको देवबंद फतवा दे चुका है। किस बात के लिए? प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान करने के लिए, सुन्नत और कुरान की गलत व्याख्या करने के लिए। अब क्या कहेंगे उनके वकील? तो आइए मुजब्बिर रहमान और मुझे बताइए कि ये कौन से धर्म को फैला रहे हैं? बताइए, देवबंद को उनके खिलाफ फतवा क्यों देना पड़ा? क्या इंटरप्रिटेशन था उनका इस्लाम का? मैंने दीपक जी वो प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी क्यों करते हैं? वो किसी तरीके का इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं। आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ, 30 सेकंड। उनका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है इस्लाम के बारे में। वो इंटरप्रेट नहीं करते हैं, बल्कि वो खुद जो किताबें देवबंद ने लिखी हैं उन्हीं को पढ़ते हैं और उन्हीं को आगे फॉरवर्ड करते हैं, उन्हीं में से पढ़ते हैं। मतलब नकल में अकल नहीं लगाई होगी उन्होंने। मुजब्बिर, पुरानी कहावत है नकल में भी अकल लगती है, यानी देवबंद की किताबें पढ़ पढ़ के नकल में भी अकल नहीं लगाई, यानी ऊपर का माला खाली है। नकल की बात नहीं है, 15 एक ही चीज है, 1500 साल से एक ही चीज है, बदला कुछ नहीं है, नकल की कोई जरूरत नहीं है। 100 साल आपने ज्यादा बता दिए, 1400 साल। 100 साल आपने ज्यादा बता दिए, 1400 साल नहीं, 1400 से ऊपर हो गए हैं, तकरीबन 1400 से ऊपर हो गए तकरीबन। तो मैं आपको बता दिया, तो आपने थोड़े साल बढ़ा दिए, 1500 बता दिए। ना आगे है ना पीछे, ना आगे है ना पीछे है उससे। नहीं, मुझे बताइए कि देवबंद की किताबें पढ़ते हैं फिर भी देवबंद को फतवा देना पड़ा। खान साहब, ये कौन सा इंटरप्रिटेशन है कि देवबंद की किताबें पढ़ेंगे और देवबंद की किताबों की नकल में भी अकल नहीं लगाएंगे? बताइए खान साहब। मैंने इसीलिए आपको बताया कि मौलानाओं की आपस का मसला है। क्या मसला है? अरे मौलानाओं का झगड़ा ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि देवबंद कहे मौलाना साद कोरोना फैलाने वाले मौलाना प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ है। ये तो हद हो गई। खान साहब बताइए। अरे बोला है भाई, फतवा दिखा दूं निकाल के, हाथ में थमा दूं। एमएच खान बताइए। खान साहब, गुस्ताखे रसूल है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये गुस्ताखे रसूल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। ये अपनी 3 किताबें अलग से बना रखी इन्होंने, उस किताब पे ये चलते हैं और जाहिलों को बुला के और जाहिलियत का बात फैलाते हैं। धन इकट्ठा, हम तो कह रहे हैं 82-83 क्यों नहीं कराते आप इनके घर पे छापा क्यों नहीं पड़वाते? क्यों नहीं इनका घर ढहवा देते आप? पहले इनको पकड़िए ना। पुलिस नहीं पकड़ पा रही, ये भी ताज्जुब की बात हो रही है। कहाँ है मौलाना शैतान साद? वो तो जाएंगे, पकड़िए इसको, जगह उनकी तिहाड़ जेल की काल कोठरी है। पकड़िए इसको। 82-83 बिल्कुल 82-83 में लगना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं, इनके एक प्रवक्ता आए थे 82-83 खान साहब, इनके एक प्रवक्ता आए थे, इन्होंने बोला मुरादाबाद में जिन लोगों ने पत्थर मारे उन पर एनएसए लगे। अपने दामन साफ करने के लिए मैंने कहा पहले मौलाना पे लगे। मैंने पूछा फिर मौलाना पे भी लगना चाहिए। अगर उनके कहने पे लोग पत्थर मार रहे हैं तो फिर मौलाना साद पर भी एनएसए लगे, तब ये चुप हो जाते हैं। मार रहे हैं, आप बताएंगे ना किसके कहने पे मार रहे हैं? मुजब्बिर, कहा तो मौलाना ने, कहा तो कोरोना वाले मौलाना ने, कहा तो कोरोना वाले मौलाना ने। ठीक है, मैं सीधे संगीत रागी जी के पास जाता हूँ। संगीत रागी जी, मैं बहुत प्रिसाइज जवाब आपसे चाहूंगा। हम सीएए एनआरसी के टाइम से कह रहे हैं, किसी भी चीज आ जाए, अच्छी बुरी, बस विरोध करो, बिना समझे विरोध करो। अब ये कहते हैं गरीब मुसलमान है, जहालियत है, पढ़े लिखे नहीं है। इन्हीं सभी मुसलमानों को अक्रॉस द कंट्री 24 घंटे में पता लग गया था कि सीएए उनको डिटेंशन सेंटर में भेजेगा। अब ये गरीब हो गए, अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करेंगे, अब विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये कौन सा नया ड्रामा है? और बैक करने वाले इनके इंटेलेक्चुअल्स वो भी कहेंगे कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, जबकि खुद देवबंद कहता है कि मौलाना साहब तो फ्रॉड है। ये एक धोखा है। देखिए दीपक जी, ये बिल्कुल जानबूझ करके कर रहे हैं। ये आप गलतफहमी मन से निकाल दीजिएगा। हम इन्हें जाहिल कह करके कोस लें। एमएच खान जैसे लोगों की जरूरत है आज इस देश में, ऐसे मुसलमानों की जरूरत है। एक टिप्पणी और मैं करना चाहूंगा। देवबंद और मौलाना साद के बीच में परस्पर लड़ाई का मामला है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि देवबंद भी एक कट्टर इस्लाम की बात करता है। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी और वो प्रोफेट के एरा के इस्लाम की बात करता है। मौलाना साद भी वही बात करते हैं। साथ साथ आप देखिएगा कि जो हक्कानी नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर, वो सारे दारुल और ये देवबंद के जो स्कूल्स हैं कराची में, रावलपिंडी में, उनसे सबसे लिंक्ड हैं। तो ये आप देवबंद को बड़ा ये दूध के धुले हुए हैं ऐसा कहना हमारे लिए संभव नहीं होगा।
मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वहां ये जो सूफीजम है, ये सूफीजम के खिलाफ, सूफीजम से ये घृणा करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो अहमदिया मुसलमान हैं उनको ये बिल्कुल ही मुसलमान के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये इन आपस के बीच का लड़ाई है। दोनों के लिए हिंदू काफिर है, दोनों के लिए जिहाद की परिभाषा वही है जो मौलाना की है, वही जो है वो दारुल देवबंद की है। इसलिए ये बड़ा खतरनाक चीज है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज को आगे आकर के और इन सब चीजों पर आरएसएस से ज्यादा खतरनाक है क्या जा रही है। ठीक है, मैं मौलाना कादरी साहब के पास चलता हूं, उसके बाद हैदरी साहब के पास चलूंगा। मौलाना साहब मुझे बताइए, मैं इसके झगड़े में फिलहाल नहीं जा रहा हूं। संगीत रागी जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि जिसको देवबंद फ्रॉड बोल चुका है, धोखा बोल चुका है, जिसको कह चुका है कि ये कुरान और सुन्नत की गलत व्याख्या करता है, जिसको कह चुका है कि ये प्रॉफेट मोहम्मद की आलोचना करता है, प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करता है, ऐसे व्यक्ति को आप जैसे मौलाना अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा देश का? आपको खुद को नहीं लगता कि आपकी ये सोच भी आपके समाज के एक वर्ग को कटघरे में खड़ा करेगी? खुल के पूछ रहा हूं आपसे। देखिए दीपक जी, मैं खुद एक सूफी घराने से ताल्लुक रखता हूं जी। मेरा घराना सूफी घराना है, मैं एक दरगाही आदमी हूं और हमारा अपना ये कहना है कि देवबंदी भी मुसलमान है, मौलाना साद भी मुसलमान है, लेकिन फिरक़े अहमदिया वाले काफिर है, उनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जामे अजहर का और सारे दुनिया के इस्लामिक यूनिवर्सिटीज का फतवा है। रही बात देवबंद ने किस रोशनी में मौलाना साद के मुताल्लिक फतवा दिया है, मैंने वो पढ़ा नहीं है। जब तक के फतवा गौस पाक को नहीं मानते हैं कादरी साहब, ये मौलाना साहब, शैतान साहब गौस पाक को नहीं मानते हैं कादरी साहब। मैं भी कादरी हूं। शांत हो जाइए खान साहब, एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। कादरी साहब खत्म करिए, खान साहब एक मिनट आप ही के पास आऊंगा, फिर संगीत रागी के पास जाऊंगा। मौलाना कादरी खत्म कीजिए, ऑडियो डाउन प्लीज, बीच में ना बोले, स्काइप पे जुड़े हुए हैं आप। नहीं, करता हूं मैं, नहीं मानते हैं कादरी साहब जैसे लोगों की जरूरत है जो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। मुदब्बिर को ऑडियो डाउन प्लीज, बीच में नहीं बोले कोई। खान साहब आइए, कादरी साहब को क्या जवाब देंगे आप बताइए। मैं कह रहा हूं जो गौस पाक को ना मानता हो, जो मौला अली मुश्किल कुशा को ना मानता हो, जो औलिया कराम को ना मानता हो, वो मुसलमान नहीं हो सकता है। डंके की चोट पे मैं कहता हूं, वो मुसलमान नहीं हो सकता है। हैदरी साहब इसका जवाब दीजिए, फिर संगीत रागी के पास जाऊंगा। मुदब्बिर जवाब देंगे, चलिए आप जवाब दीजिए। मुदब्बिर जवाब दीजिए। मुझे लगता है आपका बीज क्या है ये खुद नहीं पता। अब मुझे लगता है आप खारिज हैं। कादरी साहब जैसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए, जो एकता की बात कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। खान साहब से एक दो सेकंड में बोलना। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। मुदब्बिर तथ्य नहीं है, बिना तथ्यों की मत बात करा करो यार। मानना चाहिए। आइए आइए, कौन बोलना जवाब देना चाहता है? मौलाना कादरी जवाब दीजिए खान साहब को। ईमान की दलील है, ये बात पक्की है। मौला से जो बोझ रखता है मुनाफिक है, ये मेरा आपका सबका ईमान है। लेकिन यहाँ पर बात ईमान की हो रही है, तो जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सिद्क़े दिल से पढ़े, अल्लाह को एक जाने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका व मौला माने, वो मुसलमान है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, ये बहस अकीदे की नहीं है। यहाँ पर मैं अकीदे की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है खान साहब, जवाब 30 सेकेंड। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। देखिए मैं कह रहा हूं, फिर कादरी साहब से मैं कह रहा हूं कि कुरान शरीफ में जब साफ साफ कहा जा रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है कि मेरे वलियों को मरा हुआ मत समझो। ये मौलाना साद जो है ये कहता है ये मट्टी में मिल गए, इनसे क्या मिलेगा तुमको? मैं तो कादरी मुदब्बिर ऑडियो डाउन प्लीज। मुदब्बिर, ये तरीका नहीं होता डिबेट का। मानने वाला हूँ मैं, कुरान का मानने वाला हूँ मैं, हदीस का मानने वाला हूँ मैं। जाहिल मुसलमान नहीं हूँ मैं, जाहिल मुसलमान नहीं हूँ। जिसने कह दिया कि मैं औलिया इकराम को नहीं मानता हूँ, वो मुसलमान नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, ठीक है। आखिरी सवाल और कंक्लूडिंग सवाल संगीत रागी जी से। संगीत रागी जी, हमने कादरी साहब को सुना कि अहमदिया काफिर है, ये क्या भावना है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए। अब आप काफिर का मतलब है कि वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वो इस्लाम का दुश्मन है और काफिरों के लिए सिर्फ और सजाए मौत है। यदि काफिरों की हत्या कर दी जाती है तब भी वो अल्लाह की सेवा है, वो दीन की सेवा है।
जब अहमदिया मुसलमान और जब औलिया साहब के मानने वाले जिनके मजार पर हिंदू भी जाया करते हैं, ऐसी बातों को नहीं यदि वो काफिर हैं तो आप हिंदू इनकी नजर में क्या है आप सोच सकते हैं। हिंदू भी इनके लिए काफिर है। और मैं तो एक नहीं 22 आयतें पढ़ दूंगा जो ये बताती हैं कि जिसकी व्याख्या ये गलत करते हो या सही करते हो, लेकिन उस व्याख्या के कारण पूरी दुनिया में नफरत है। इसलिए इस्लाम की सही व्याख्या यदि करना है तो उससे जिहाद को बाहर मुफ्ती, ठीक है, चलते चलते कादरी साहब सुन लीजिए, कादरी साहब, मुदब्बिर और मेरे साथ वजाहत साहब है, मेरी बात से एग्री करेंगे। प्लीज ऑडियो डाउन। मौलाना साहब ये तरीका नहीं हो सकता, प्लीज अगली बार हैदरी साहब का बुलाएं तो उनको ऑडियो ठीक रखें, उनको ऑडियो बहुत ही खराब आ रहा है। हैदरी साहब, इसके लिए मैं अफसोस जाहिर करता हूं, लेकिन कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस्लाम को मानने वाले अलग अलग फिक्रे हैं, अलग अलग समुदाय हैं, लेकिन भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां पर सारे फिक्रे पाए जाते हैं। इस्लामिक देशों में भी फिक्रे इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि वो एक दूसरे की खिलाफत करते हैं, इसलिए कुछ देश में कुछ तत्व हैं, कुछ देश में कुछ फिक्रे नहीं हैं। तो आप समझे, हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे सुरक्षित है, सबसे सशक्त है, सबसे ज्यादा इंक्लूसिव है। यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग, हमारे जो पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतने सारे जो मुस्लिम्स रहे हैं, हमारे हाई कोर्ट के जैसे मुस्लिम रहे हैं, हमारे दर्जनों मंत्री जो हैं वो मुस्लिम रहे हैं। यहां पर मुस्लिम मेन स्ट्रीम में शामिल है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं मौलाना साहब को बचाते हुए कि मुसलमान को परेशान करा जा रहा है। जो आपको अगर ये समझा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। फिलहाल एक ब्रेक मैं नहीं लूंगा, माफ कीजिएगा, ब्रेक नहीं लूंगा, डिबेट मेरी खत्म हो गई है। लेकिन आज हम आपको एक खास मेहमान से मिलवा रहे हैं। वो खास मेहमान है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। फ्रंट में लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कोई व्यक्ति इस कैबिनेट में सबसे ज्यादा फिलहाल अहमियत रख रहा है तो डॉक्टर हर्षवर्धन उनमें से एक है, क्योंकि खुद डॉक्टर है पेशे से। हमने उनसे इंटरव्यू की मांग की थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्होंने कहा कि आने जाने में संक्रमण का खतरा है, इसलिए आप हमें सवाल भेज दीजिए, मैं जवाब रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। तो ऐसे ही एक इंटरव्यू को हम आपको सुबह से दिखा रहे थे, लेकिन चूंकि उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तो डॉक्टर साहब पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल मेरा यही है कि रैपिड टेस्ट किट जो चाइना ने गड़बड़ी की है उसके बाद गलत परिणाम दे रहे हैं, क्या आईसीएमआर ने इसकी चेकिंग नहीं की थी? क्या इससे कोई नया संकट पैदा होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन प्लीज। देखिए, आईसीएमआर अपनी सभी गाइडलाइंस को बहुत गहराई से सोच समझकर और पूरे चिंतन के साथ देश के लोगों को प्रेषित करता है। समय समय पर हर टेस्ट के बारे में, उस टेस्ट को करने की प्रक्रिया के बारे में पूरी डिटेल्ड गाइडलाइंस दी जाती हैं। अभी एंटीबॉडीज़ का कोरोना वायरस के मरीज़ों के शरीर में डेवलप होना और उसको टेस्ट के माध्यम से डिटेक्ट करना और उसका एपिडेमियोलॉजी में, रिसर्च में, सर्वेलेंस में इस्तेमाल करना, यह सारा विषय जो है एक प्रकार से सारे दुनिया में इवॉल्विंग स्टेज में है। आप जानते हैं कि वायरस केवल अभी 3-4 महीने पहले ही दुनिया के अंदर आया है। कोई भी सरकार कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट दुनिया में होती है, वो चाहती है कि उसकी जनता को उसका लाभ निश्चित रूप से दिया जाए, उससे जनता को किसी भी कीमत पर वंचित ना रखा जाए। एंटीबॉडीज़ को आज टेस्ट के रूप में हम अपने हॉटस्पॉट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि जिन इलाकों में, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे इन्फेक्शन पर्याप्त मात्रा में है, क्या वहाँ पर अप्रभावित लोगों के अंदर भी कोई इन्फेक्शन के होने की संभावना तो नहीं रही है या हो सकती है। इस टेस्ट के संदर्भ में अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोई बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं दी हैं। हमने लेकिन अपने देश में इस टेस्ट के माध्यम से भी हम बीमारी के फैलाव की जांच ठीक प्रकार से करें, इसका इस्तेमाल शुरू किया। इसके लिए सारे देश के लिए जो किट्स हैं उनको प्रोक्योर करके सभी स्टेट्स को दिया। अभी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार के नतीजों के बारे में हमको जानकारी दी गई है। इसलिए हमने 2 दिन के लिए खुद
अपनी कई ICMR की लैब्स में पर्याप्त मात्रा में टेस्ट को करके और इन किट्स की उपयोगिता और इस टेस्ट की उपयोगिता के संदर्भ में दोबारा से जांच करने का सोचा है। उसके जांच के नतीजे हमारे आते ही हम निश्चित रूप से अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी रिवाइज़ करेंगे। अगर किट्स के अंदर कोई खराबी पाई गई तो हम जहां से किट्स आई हैं उस देश से भी परस्यू करके उसको शिकायत भी करेंगे और किट्स का रिप्लेसमेंट भी लेंगे। डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया भारत के कदमों की तारीफ करे। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन किया उसकी तो सब जगह तारीफ हुई है, उनको ट्रंप से ऊपर की रैंकिंग मिली है। लेकिन सवाल ये है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टेस्टिंग जो रुकी चाइना से खराब किट आने के बाद, उसका क्या असर पड़ेगा हमारे सिस्टम पर? क्या इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है? नहीं, इसका कोरोना से लड़ाई में इसका कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं है, क्योंकि कोरोना की जो जांच है वो तो मेनली RT-PCR जो जांच है, जो कि नाक से या मुंह से जो स्वैब लिया जाता है उसका स्वैब का टेस्ट करके होती है, उसी से पॉजिटिव हमारे को पता लगता है। और यह जांच हमने सारे देश के अंदर इसको इतने बड़े पैमाने पर इसकी जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड किया है कि आप देखेंगे कि जो जांच आज से कुछ साल पहले अमेरिका में सैंपल जाता था, आज उसकी एक लैब से 200 से ज़्यादा लैब्स तो सरकारी हमने जो है सारे देश के अंदर बना दी हैं। इसलिए कोरोना के कंट्रोल के ऊपर इस विषय का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं डॉक्टर साहब, कितना हम कोरोना को कंटेन कर पाएंगे, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल सकता है? देखिए, 3 मई तक जहां तक लॉकडाउन ख़त्म करने का प्रश्न है, इसका प्रश्न का उत्तर तो आज देना बहुत मुश्किल है। अगले कुछ दिनों में देश किस दिशा में और कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा या हमारी जो कोरोना के प्रभाव की गति धीमी होगी, ये सारे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका संज्ञान लेना होगा। प्रधानमंत्री जी लगातार देश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। अभी चौथी बार वो उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 27 तारीख को करने वाले हैं। वहाँ पर भी वो निश्चित रूप से सबका देश भर का फीडबैक लेंगे और फिर जो सारे एक्सपर्ट्स के साथ लगातार चर्चा करने के बाद जो भी नतीजा निकलेगा उसी के अनुरूप जो जनता के और देश के समाज के लार्जर इंटरेस्ट में होगा, जो लोगों के व्यापक हित में होगा, वही फैसला किया जाएगा। उसके बारे में आज कुछ भी बता पाना संभव नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन, कोरोना के जो नए मामले सामने आए हैं उनमें से ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी ना उन्हें खांसी हुई, ना गला खराब हुआ, ना बुखार हुआ, ना किसी तरह की सांस लेने में तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऐसे तो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसके चलते ये चैलेंज और बड़ा हो जाता है। क्या आपको लगता है इससे खतरा और बढ़ जाएगा? देखिए, ये केवल आपको समझना होगा कि कोरोना वायरस से प्रभावित 80% जो लोग होते हैं, ये सारे दुनिया के लिए है, खाली भारत के लिए कोई अलग परिस्थिति नहीं है। 80% मरीज़ों को मामूली सिम्टम होता है या ना के बराबर सिम्टम होता है। लेकिन आज अगर मान लीजिए मुझे किसी ने कोई बीमारी का जो इन्फेक्शन दिया, तो ज़रूरी नहीं कि मुझे आज तुरंत ही सिम्टम होगा। सिम्टम 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद डेवलप हो सकता है और 7 दिन के अंदर लगभग मेरे शरीर में इतना वायरल लोड विकसित होगा कि मैं शायद दूसरे को जो है बीमारी दे सकूं। इसलिए ना तो ये कोई ख़तरनाक स्थिति है, ना ही इसके बारे में कोई एक तरह से गलत फहमी होनी चाहिए, ना इसको गलत तरीके से समझना चाहिए। ये 80% लोग जो हैं जिनको मामूली सिम्टम्स होते हैं, ये तो साधारण इलाज से, रेस्ट करने से, थोड़े फ्लूइड्स की मदद से और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर थोड़ा बुखार है तो उसके लिए बुखार की दवा लेने से या जो भी सिम्टम उनको है उसके आधार पर ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। भगवान ना करे बीमारी बड़े पैमाने पर विकसित हो तो ये 80% लोगों को तो
प्रॉपर अस्पताल में भी ले जाकर भर्ती करने की हमारी योजना नहीं है, क्योंकि उसकी उनको शायद ज़रूरत भी नहीं होगी। वो किसी भी स्थान पे, किसी गेस्ट हाउस में, किसी होटल में, किसी हॉस्टल में, कहीं पर भी उनको जो है आइसोलेट किया जा सकेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमसे मिले थे, और हमने उनसे ये भी कहा कि भाई आप 24/7 काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में घूमते रहते हैं, आप देश का ख्याल रख रहे हैं, कृपया अपना भी ख्याल रखिएगा।